हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग और आपकी पढ़ाई कैसे चल रही है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से हो रही होगी। आज के इस वीडियो में हम लोग वैद्युत चालन से संबंधित नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर किया हुआ है। जो लोग पिछला वीडियोस नहीं देखे हैं वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिछले वीडियो का लिंक दिया गया है, वहाँ से जाके पिछला वीडियोस देख लीजिए ताकि और भी अच्छे से जो आने वाले जो डेरिवेशन से समझ में आ जाए। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं और लेते हैं आज का पहला टॉपिक। हमारा आज का पहला टॉपिक है ओम का नियम, ओम्स लॉ। क्लास 10th में ही हम लोग ओम्स लॉ के बारे में पढ़ चुके हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं, जर्मन वैज्ञानिक डॉक्टर जॉर्ज साइमन्स ओम ने 1826 ईस्वी में किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर व उस चालक में बहने वाली धारा के संबंधित एक नियम दिया और उसी नियम को हम ओम का नियम कहते हैं, ओम्स लॉ कहते हैं। उनके स्टेटमेंट के अनुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में हमारा ताप, लंबाई और उसका क्षेत्रफल न बदले तो उसके सिरों पर लगाया गया विभवांतर एवं उनमें बहने वाली धारा का अनुपात नियत रहता है। माना यदि किसी चालक के सिरों पर भी विभवांतर लगाने पर उसमें बहने वाली धारा स्मॉल आई हो तो ओम के नियमानुसार V बटा आई यानी विभवांतर बटे उसमें बहने वाली धारा दोनों का जो अनुपात होगा क्या होता है, कांस्टेंट, नियतांक के बराबर होता है। और ये जो कांस्टेंट होता है नियतांक, इसको हम वैद्युत, उस चालक का वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं और इसको कैपिटल R से प्रदर्शित किया जाता है। अब जब कांस्टेंट के जगह पे कैपिटल R यानी उस चालक का वैद्युत प्रतिरोध रख देंगे तो V बटा आई किसके बराबर हो जाएगा, R के बराबर हो जाएगा, या V बराबर क्या हो जाएगा, आई आर, जहाँ पे R क्या है, उस चालक का वैद्युत प्रतिरोध है और ये क्या है, नियत है। कब? जब उसमें उसके ताप, लंबाई और क्षेत्रफल में कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है तब, यानी उस पर ताप और दाब का प्रभाव नहीं है तब। अब यहाँ से देखें हम तो यहाँ से क्या होगा, V समानुपाती होगी आई के, यानी किसी चालक के सिरों के बीच जो विभवांतर होगा वो उसमें बहने वाली धारा के क्या होता है, समानुपाती होता है। लेकिन वास्तव में ऐसा होता नहीं है। जो चालक होता है, हम जानते हैं कि चालक में क्या होता है, वैद्युत धारा तभी बहती है जब उनके सिरों के बीच विभवांतर स्थापित किया जाता है। और जब विभवांतर स्थापित कर दिया जाता है तब क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं अनुगमन वेग से एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाते हैं। किसके कारण, यानी विभवांतर के कारण। और इसका मतलब जो उसमें बहने वाली धारा है वो विभवांतर के समानुपाती है। यानी हम कह सकते हैं यहाँ से, या तो कहें कि या किसी चालक की भौतिक अवस्था मतलब ताप, लंबाई, क्षेत्रफल या ताप दाब का अगर प्रभाव नहीं है, यानी प्रभाव शून्य है, तो उस अवस्था में जो उस चालक के सिरों के बीच लगने वाला विभवांतर है वो उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होगा। या दूसरे शब्दों में वास्तविक रूप से कहें तो हम ये कहेंगे कि जब किसी चालक की भौतिक अवस्था यानी भौतिक अवस्था पर कोई परिवर्तन न हो तो उस अवस्था में जो वो जो चालक के सिरों के बीच बहने वाली धारा उन सिरों के बीच के विभवांतर के समानुपाती होता है और इसी को हम क्या कहते हैं, ओम का नियम कहते हैं। और वैद्युत धारा और विभव में हम ग्राफ खींचते हैं तो ये जो ग्राफ है वो एक सरल रेखा मिलती है, यानी स्ट्रेट लाइन मिलती है। कब? जब किसी चालक की भौतिक अवस्था क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, यानी उसका जो ताप है, लंबाई और क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहता है। उस स्थिति में विभव यानी विभवांतर और वैद्युत धारा के बीच हम जो ग्राफ खींचते हैं वो कैसा होता है, एक स्ट्रेट लाइन मिलता है। किसके लिए? धातुओं के लिए। जो हमारा अगला टॉपिक है वो है ओम के नियम की उत्पत्ति, डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ। अब हम लोग क्या करेंगे, जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग था, अनुगमन वेग की सहायता से ओम के नियम की उत्पत्ति करेंगे। हम अनुगमन वेग किसे कहते हैं ये जान चुके हैं। अनुगमन वेग और विभव में क्या संबंध होता है, अनुगमन वेग और वैद्युत धारा में क्या संबंध है, ये पिछले वीडियो में हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, इसके बारे में डिटेल से पढ़ लिया है। हम यहाँ पे डायग्राम बनाया है। ये हमारा क्या है, कोई चालक है जिसकी लंबाई क्या स्मॉल एल है, यानी हमने स्मॉल एल लंबाई के किसी चालक के सिरों के बीच भी विभवांतर स्थापित किया है। वैद्युत धारा की दिशा की बात करें तो वैद्युत धारा की दिशा क्या होगी, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में होगी, यानी P से Q की ओर होगी। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करें उसकी दिशा भी किधर होगी, P से Q की ओर होगी। जबकि इलेक्ट्रॉनों का जो गमन है वो किधर होगा, Q से P की ओर होगा, क्योंकि वैद्युत धारा के विपरीत दिशा में क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का गमन होता है। अगर हम अनुगमन वेग और विभव के संबंध से लिखें तो Vd बराबर क्या लिख सकते हैं, E टाउ बटा m इंटू V बटा L, जहाँ पे E क्या है, किसी एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, और टाउ क्या है, जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉनों का रिलैक्सेशन टाइम है, शांति काल है, और स्मॉल m क्या है, किसी एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, और ये V क्या है, ये भी हमारा चालक के सिरों का विभवांतर है, और स्मॉल l
चालक की लंबाई है। इसको हमने समीकरण 1 बना लिया। और हम लोग ऑलरेडी ये भी पढ़ चुके हैं कि वैद्युत धारा वो अनुगमन वेग के संबंध से कि Vd बराबर क्या होता है, I बटा NEA। अगर हम यहाँ पे बात करें I क्या है, चालक में बहने वाली धारा, Vd क्या है, इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग, A क्या है, ये जो चालक हमने लिया है, चालक का ये परिच्छेद क्षेत्रफल है, इसको हमने क्या माना है A, और Ne क्या है, एकांक आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। अब अगर देखें तो ये भी Vd है, इसको हमने समीकरण 2 बना लिया। समीकरण 1 और 2 से देखें तो इधर क्या है, Vd है और ये भी Vd है, इसका मतलब ये दोनों क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे, तो ये दोनों भी आपस में बराबर होने चाहिए। तो हमने लिखा समीकरण 1 और 2 से E टाउ बटा m इंटू वी बटा एल इजकल टू आई बटा ANE। अब अगर देखें तो यहाँ से कोई चीज़ कैंसिल नहीं होगा। अगर हमको चाहिए क्या, V बटा आई चाहिए, तो V बटा आई के रूप में हमको क्या करना है, इस इक्वेशन को बनाना है। तो हम V को इधर ही रहने दे रहे हैं और यहाँ पे जो आई है इसको हम क्या कर रहे हैं, पक्षांतर कर रहे हैं। तो इधर गुणा में है तो इधर भाग में हो जाएगा, और ये जो है इधर गुणा में है तो इधर भागा में चला जाएगा, या ऊपर चला जाएगा। तो इसको लिख देंगे, थोड़ा सा और हल करें तो लिखेंगे V बटा आई बराबर क्या हो जाएगा, m बटा NE स्क्वायर, क्योंकि E इधर भी है और इधर भी है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा NE स्क्वायर टाउ इंटू L बाई A। अब यहाँ पे देखें कि जो यम एन ई स्क्वायर टाउ ये सब क्या है, एक तरह से कांस्टेंट है, और इनके लिए एक स्पेशल लेटर हम यूज़ करते हैं जिसको हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर हम यम अपान एन ई स्क्वायर टाउ के लिए अगर हम क्या लिख दें, रो लिख दें, तो हो जाएगा V बटा आई बराबर रो इंटू L बाई ए, जहाँ पे रो क्या है, ये जो हमने चालक लिया है, चालक का विशिष्ट प्रतिरोध है। हमने यहाँ पे मेंशन भी किया हो कि हमने रो के लिए यम अपान एन ई स्क्वायर टाउ रख लिया। अब अगर हम देखें तो ये जो रो इंटू एल अपान ए है, ये भी क्या है, रो भी एक तरह का कांस्टेंट हो गया, एल भी क्या है, नियत ही रहेगा, और ए भी क्या रहेगा, अगर नियत है यानी जो उसकी भौतिक अवस्था है, यानी ताप, लंबाई, क्षेत्रफल, अगर दोनों ही क्या रहे, नियत रहे, तो ये तीनों ही नियत रहे, तो उस स्थिति में ये एल अपान ए भी क्या हो जाएगा, एक कांस्टेंट हो जाएगा। उस स्थिति में कह सकते हैं कि रो एल ए सब क्या हो गए, नियत हो गए, क्योंकि ताप के परिवर्तन से रो क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा, और दाब के परिवर्तन से एल और ए परिवर्तित हो जाएगा। इसलिए ताप और दाब दोनों ही क्या रहे, नियत रहे, यानी भौतिक अवस्था क्या है, अपरिवर्तित रहे। तो ये रो इंटू एल अपान ए ये भी क्या हो जाएगा, एक कांस्टेंट हो जाएगा, और उसके लिए जो कांस्टेंट यूज करेंगे वो क्या होगा, आर। यानी अब हमारा जो इक्वेशन है वो V बटा आई किसके बराबर हो जाएगा, आर के हो जाएगा। या अगर हम V बराबर लिखें तो V बराबर लिख सकते हैं आई इंटू आर, V बराबर आई इंटू आर। यहाँ पे R बराबर क्या है, रो इंटू एल बाई ए, और इसी आर को हम क्या कहते हैं, तो उस चालक का वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। अब यहाँ से एक चीज कंफर्म हो गई कि जो ये V है वो क्या समानुपाती हो गया, I के समानुपाती हो गया। यानी अगर किसी चालक की भौतिक अवस्था यानी ताप, लंबाई, क्षेत्रफल या ताप दाब अपरिवर्तित रहे, तो उसके सिरों के बीच जो बहने वाली जो धारा है वो विभव के क्या होगी, समानुपाती होगी। यानी जो सिरों के बीच उत्पन्न विभव है वो क्या होगी, उसमें वैद्युत धारा के समानुपाती होती है, और इसी को हम क्या कहते हैं, ओम का नियम है। जो हमारा अगला टॉपिक है वो है प्रतिरोध, रेजिस्टेंस। यानी जब अगर हम उससे पूछा जाए कि किसी चालक का प्रतिरोध किसे कहते हैं, तो हम जानते हैं कि जब किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर स्थापित किया जाता है तो उसमें धारा बहती है, और ये धारा के मार्ग में जो अवरोध होता है, यानी जिस कारण धारा के मार्ग में रुकावट आती है, उसी को हम क्या कहते हैं, वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। और इसको हम कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल आर से। अभी हम लोगों ने देखा कि जो V बराबर क्या था, V बराबर आई आर था, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, V बटा आई। यानी ये जो एक तरह से यहाँ से अगर कहें तो कह देंगे कि किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर और उसमें बहने वाली धारा का जो अनुपात होता है वही क्या होता है, उस चालक के प्रतिरोध के, वैद्युत प्रतिरोध के बराबर होता है। अगर इसको हम क्या करें, गणितीय रूप से परिभाषित करें तो हम ये मान लें कि यदि I बराबर कितना हो जाए, 1 एम्पियर, और V बराबर भी कितना हो जाए, 1 वोल्ट हो जाए, तो जब ये I और V दोनों एक एक हो जाएंगे तो उस स्थिति में R का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 ओम हो जाएगा। ये ग्रीक लेटर है, हम इससे क्या करते हैं, प्रतिरोध को प्रदर्शित करते हैं। तो अगर क्या हो जाएगा, V और I, यानी अगर किसी चालक के सिरों के बीच अगर 1 वोल्ट विभवांतर स्थापित करने पर उसमें बहने वाली धारा क्या हो, 1 एम्पियर हो, तो उस चालक का प्रतिरोध 1 ओम के बराबर होता है। अगर इसके मात्रक की बात करें तो मात्रक क्या हो जाएगा R बराबर हो जाएगा V का मात्रक बटा I का मात्रक, I का मात्रक।
और अगर जानते हैं कि जो भी का मात्रक होता है वो क्या होता है, वोल्ट होता है, और आई का मात्रक एम्पियर होता है, एम्पियर हो जाएगा। तो वोल्ट इसका मात्रक हो जाएगा वोल्ट एम्पियर इनवर्स, या इसी के लिए हम लोग एक विशेष मात्रक यूज करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, ओम के सम्मान में आर बराबर क्या हो जाएगा, ओम हो जाएगा। और इसको एक ग्रीक लेटर से हम क्या कर सकते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो ये क्या हो गया, आर का मात्रक हो गया। तो अगर हमसे पूछा जाए कि एक ओम का परिभाषा बताइए, तो हम कहेंगे जब अगर किसी चालक के सिरों के बीच 1 वोल्ट विभवांतर स्थापित करने पर उसमें बहने वाली धारा 1 एम्पियर हो, तो उसके जो उस चालक है, उस चालक का प्रतिरोध कितना होता है, 1 ओम होता है। अगर ऐसे कहें जनरल तरीके से कहेंगे कि किसी चालक के सिरों के बीच जब विभवांतर स्थापित किया जाता है, तो उसमें बहने वाली धारा के मार्ग में जो रुकावट आती है, जो अवरोध होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। इसको हम कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं, और इसका मात्रक वोल्ट प्रति एम्पियर या ओम होता है। और अगर हम ये जो वैद्युत प्रतिरोध है, वैद्युत प्रतिरोध के बीमीय सूत्र की बात करें तो लिखेंगे आर का बीमीय सूत्र बराबर भी का बीमीय सूत्र बटा आई का बीमीय सूत्र। हम जानते हैं कि जो भी का बीमीय सूत्र होता है एम एल स्क्वायर, यानी एम एल पे पावर 2 टी पे पावर -3 ए पे पावर -1, और वैद्युत धारा के लिए क्या होता है, ए होता है। और जब ए को ऊपर लेके जाएंगे तो इसका बीमीय सूत्र हो जाएगा एम एल पे पावर 2 टी पे पावर -3 और ए पे पावर -2। तो ये क्या हो गया, आर का बीमीय सूत्र, यानी आर का बीमीय सूत्र हो गया, आर का बीमीय सूत्र क्या हो जाएगा हमारा, एम एल पे पावर 2 टी पे पावर -3 ए पे पावर -2। और अगर इसके बीमा की बात करें तो जो आर का बीमा होगा, आर का बीमा की बात करें तो हो जाएगा 1 2 -3 और -2। तो ये क्या रहा, यानी वैद्युत प्रतिरोध का बीमीय सूत्र व बीमा, ये रहा बीमीय सूत्र और ये बीमा 1, 2, -3, -2। और अगर हम वैद्युत प्रतिरोध की निर्भरता की बात करें कि वैद्युत प्रतिरोध को कौन कौन ऐसे फैक्टर जिन पे वो क्या करता है, निर्भर करता है, तभी हम लोगों ने देखा कि हमने लिखा था आर बराबर क्या था, रो इंटू एल बाई ए। अब यहाँ से अगर हम देखें तो जो आर होता है क्या होता है, लंबाई के समानुपाती होता है। यानी अगर किसी चालक तार की हम क्या करें, लंबाई बढ़ाएं तो उसका प्रतिरोध भी क्या होता है, बढ़ता जाता है। दूसरा देखें, अगर हम क्या करें, देखें आर क्या होगा, क्षेत्रफल की निर्भरता की बात करें तो क्या होगा, क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होगा। यानी अगर क्षेत्रफल बढ़ेगा तो ये घटेगा, और क्षेत्रफल घटेगा तो वैद्युत प्रतिरोध बढ़ेगा। यानी हम कह सकते हैं किसी चालक तार का जो ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है वो उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी अगर हमारे पास 2 तार हों और दोनों सेम मटेरियल के बने हों, यानी 2 हमारे पास कॉपर वायर हैं, और एक सपोज कीजिए कि एक का जो एक मोटा है, यानी एक का जो ये एरिया है वो इतना मोटा है, और जो दूसरा है यानी क्रॉस सेक्शनल एरिया इतना मोटा है, और दूसरा क्या है, इतना मोटा है। यानी एक का क्रॉस सेक्शनल एरिया ऐसे है और दूसरे का क्रॉस सेक्शनल एरिया ऐसे है, दोनों की लंबाई क्या है, समान है। तो उस स्थिति में ये जो होगा इसका प्रतिरोध क्या होगा, कम होगा, जबकि इसका प्रतिरोध क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं आर डैश क्या होगा, लेस देन आर। यानी हमारे पास अगर सेम मटेरियल हो और दोनों की लंबाई समान हो, और दोनों की मोटाई की बात करें, एक ज़्यादा मोटा और एक पतला हो, तो पतले वाले का प्रतिरोध ज़्यादा होगा, जबकि मोटे वाले का प्रतिरोध कम होगा। क्योंकि हम जानते हैं कि जो वैद्युत प्रतिरोध होता है वो क्या होता है, जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होती है, यानी परिच्छेद क्षेत्रफल होता है, परिच्छेद क्षेत्रफल के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी मोटा तार है तो उसका प्रतिरोध कम, और पतला तार है तो उसका प्रतिरोध क्या होता है, ज़्यादा होता है। तीसरा हमारा देखें तो तीसरा जो बनेगा, तीसरा हमारा हो जाएगा जो आर है वो क्या होगा, रो के, यानी जो आर है वो क्या होगा, रो के समानुपाती होगा। यानी जो विशिष्ट प्रतिरोध है, अगर विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ेगा तो उस चालक का प्रतिरोध भी बढ़ेगा, जबकि अगर विशिष्ट प्रतिरोध क्या होगा, घटेगा, तो चालक का प्रतिरोध भी घटता है। अब अगर हम बात करें
कि आखिर प्रतिरोध को कैसे प्रदर्शित करते हैं। तो प्रतिरोध को प्रदर्शित करने के लिए हमारे पास दो तरह के सिंबल होते हैं, एक ऐसे होता है और दूसरा हमारा ऐसे होता है। ये जो हमारा होता है ये हमारा प्रतिरोध होता है, कांस्टेंट प्रतिरोध होता है, ये नियत होता है। और दूसरा जो होता है ऐसे रहता है, ये हमारा प्रतिवर्ती यानी ये परिवर्तित होने वाला, ये हमारा वेरिएबल रेजिस्टेंस है और ये हमारा कांस्टेंट रेजिस्टेंस है। ये जो प्रतिरोध है इसका मान नियत रहता है, जबकि इसका मान क्या होता है, परिवर्तित रहता है। तो परिवर्तित प्रतिरोध को हम ऐसे दिखाते हैं, जबकि जो कांस्टेंट प्रतिरोध होता है हम उसको ऐसे दिखाते हैं। अगर हम बात करें कि जो प्रतिरोध, ये जो हमारे पास वायर है यानी मेटल है, उसमें कुछ ऐसे मेटल होते हैं जिनका प्रतिरोध क्या होता है, बहुत कम होता है, और जिनका प्रतिरोध कम होता है, जैसे कि हमारे चांदी, सिल्वर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, इनके प्रतिरोध कम होते हैं। इसलिए इनका हम क्या करते हैं, संयोजक वायर यानी कनेक्शन वायर बनाते हैं। और कुछ ऐसे तार हैं जैसे कि नाइक्रोम वायर हो गया, तो उनका हम क्या करते हैं, रेजिस्टेंस वायर बनाते हैं। तो ये तो रहा प्रतिरोध के बारे में।